हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को जो जीएस का क्लास हम लोग प्रारंभ किए थे उसके तहत पॉलिटी का चैप्टर हम लोग प्रारंभ किए थे, पुनः ज्योग्राफी का टॉपिक प्रारंभ किए। उसके बाद आज हम लोग जो स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा का जो तैयारी हम आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं भूगोल से, प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा 18/12/2011 उसमें जो क्वेश्चन भूगोल से आए हुए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आए हैं, उनकी प्रकृति क्या है और क्वेश्चन इसके अलावा पीटी के अलावा और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हम जो आप लोगों को स्नातक स्तर सीजीएल का जो विश्लेषण करेंगे तो जीएस का क्लास नहीं चलेगा। जीएस का क्लास भी चलेगा, पॉलिटी भी चलेगी, ज्योग्राफी भी चलेगी और ये भी चलेगा। इसलिए जो लोग जीएस पढ़ रहे हैं कंटिन्यू वो अपना नोट्स बनाते रहें और इसको सीजीएल को परीक्षा को देखते हुए इसको मैं लाया हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर उसके जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है, साइंस क्वेश्चन है, थोड़ा बताइए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, कौन से किताब पढ़ें या क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि कैसे हम लोग उसको पढ़ें। तो इसको भी हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसका होना तय है। तो इसको देखते हुए इसको भी हम लोग लेकर चलते हैं। और जीएस तो जो है अपना चलेगा ही, उसको ज्योग्राफी का हम लोग स्टार्ट किए हैं, ज्योग्राफी भी चलेगा, पॉलिटी भी चलेगा। इसलिए वो लोग बिल्कुल ना घबराएं, जो जीएस शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो निश्चिंत रहें, वो चलेगा ही। इसको हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से लेकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखिए लिखे हैं बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा जो 18/12/2011 को हुआ था, उसमें जो जीएस का क्वेश्चन पूछा था 50 नंबर का जो जीएस आता है और 25 नंबर का साइंस आता है, उस 50 नंबर में भूगोल से टोटल क्वेश्चन 9 पूछे गए थे। आप लोग देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा बीएसएससी का, उसमें आप लोग देखिएगा कि उसमें पीटी का जो परीक्षा हुआ था उसमें भूगोल से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज 9 क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आए हैं। एक खास पैटर्न को फॉलो किया हुआ है, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। ये प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा में पूछा गया है दोनों क्वेश्चन। तो इसका विश्लेषण के रूप में देखते हैं कि ये क्वेश्चन और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। इसको पहले देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इससे संबंधित और भी जो फैक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो देखिए, यही क्वेश्चन पूछा है कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। ये पूछा है प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस परीक्षा में पूछा है 27/1/2013 को जो हुआ था। ये पीटी का परीक्षा है और ये मेंस का परीक्षा है। यही क्वेश्चन जो पीटी का पूछा था 18/12/2011 को श्वेत क्रांति, यही क्वेश्चन मेंस से ही पूछा है। आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा, उसमें पूछा हुआ है कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन। ये क्वेश्चन हुआ, मतलब ये क्वेश्चन और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, इससे आप लोग को अनुमान लगेगा कि हम लोग को किस पैटर्न के तहत पढ़ना है। ये हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर, और कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है तो चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पीली क्रांति का किससे संबंध है, तिलहन से। मतलब हम लोग को क्रांति पढ़नी है, जितनी भी कृषि क्रांति हुई है, चाहे हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, पीली क्रांति, काली क्रांति, जितनी भी क्रांति हुई है कृषि से संबंधित, उस क्रांति से संबंधित क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछे हैं। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। ये पूछा है प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा 5/2/2017 को। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ये अंडा है, अंडा रजत क्रांति किस संबंधित है, अंडा से। ये पूछा हुआ है प्रथम इंटर स्तरीय पीटी पुनर्परीक्षा 8/12/2018। ये प्रथम पाली में पूछा हुआ है रजत क्रांति। आगे हम क्रांति पढ़ेंगे, आगे हम क्रांति पढ़ेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन का पैटर्न, कि क्वेश्चन एक ही लेवल का क्वेश्चन किस किस एग्जाम पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी के हैं। तो आप लोग देखिए कि एक तरह के क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, फिर क्वेश्चन को पकड़िए आप लोग, तो इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए, इसी पुनर्परीक्षा की द्वितीय पाली में क्या पूछा गया है कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। यही क्वेश्चन
जो यहाँ पूछा हुआ है प्रथम पाली में, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है द्वितीय पाली में, ये भी अंडा होगा। प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा पुनर्परीक्षा 8/12/2018। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये हॉर्टिकल्चर है। ये प्रथम पाली पूछा है 9/12/2018 को प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा में, स्वर्ण क्रांति। अगला है छठा क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति। ये है स्वर्ण क्रांति, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये स्वर्ण क्रांति और ये स्वर्ण रेशा क्रांति, दोनों में अंतर है। ये किससे संबंधित है? ये प्रथम पाली और ये द्वितीय पाली, दोनों प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा पीटी 9/12/2018 को पूछा गया है। ये स्वर्ण क्रांति, ये स्वर्ण रेशा क्रांति, ये प्रथम पाली, ये द्वितीय पाली। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केवल क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ते जाइए, मैं केवल क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूँ, आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन किस किस एग्जाम पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, नाम सुने होंगे आप लोग। कृषि क्रांति से, हरित क्रांति से ही है। ये अमेरिका से थे, ये अमेरिका देश से थे। ये पूछा है द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा जो 16 फरवरी 2015 को हुआ था, मतलब सेकेंड सीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ई बोरलॉग जो थे किस देश के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और ऐसे पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल हम लोग पैटर्न देख रहे हैं तो पैटर्न को समझ लेते हैं। ये पूछा है द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा 16/2/2015 को। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है एक ही। द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा जो हुआ था 16 फरवरी 2015 को, ये दोनों क्वेश्चन एक दिन पूछे गए थे 16 फरवरी 2015 को। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, हाँ, और अगला क्वेश्चन एक है 9वां क्वेश्चन कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित थी? कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति, ये पूछा है प्रथम इंटर स्तरीय पीटी पुनर्परीक्षा 10/12/2018 को। ये पेट्रोलियम से है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोग पढ़ रहे थे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी में पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन, इसमें हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से संबंधित अभी हम लोगों ने इसके पैटर्न को समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्रांतियां हैं, कृषि क्रांति जितनी क्रांति हुई है, उस क्रांति को हम लोग एक जगह लिखकर याद कर ले। अगर क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग हल कर लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सारी क्रांति को एक जगह लिखकर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि कैसे सारी क्रांति एक जगह में लिख लिया हूं। देखिए प्रमुख क्रांतियां जो है आप लोगों को क्रांतियां हैं 18। तो इस क्रांति को देख लेते हैं। पहला है हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से है, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जितने हम लोग खाद्यान्न उत्पादन करते हैं वो हरित क्रांति से संबंधित है। दूसरा है श्वेत क्रांति, ये दुग्ध उत्पादन से है, मतलब ऑपरेशन फ्लड जिसको भी कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे गए हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये भी आप लोग को याद कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये दुग्ध उत्पादन से थे। अगला है नीली क्रांति, ये है मछली उत्पादन से। अगला है गुलाबी क्रांति, ये झींगा मछली है, ये मछली है और ये झींगा मछली है और प्याज से है, दोनों से है, झींगा मछली और प्याज दोनों से है गुलाबी क्रांति। अगला है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन से। अगला है स्वर्ण क्रांति, ये है शहद तथा हॉर्टिकल्चर। शहद और हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो भी विज्ञान होता है वो स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। मतलब हॉर्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान भी कहते हैं। उद्यान विज्ञान का मतलब ये हुआ जिससे हम लोग बागवानी करते हैं, जो हम लोग का समाज में जो बागवानी का जो सिद्धांत है, जिससे जहाँ पर फूल, सब्जी, फल इत्यादि का उत्पादन होता है घर के आसपास, तो वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो शहद और हॉर्टिकल्चर ये स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत आता है। अगला है रजत क्रांति, जो क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन दोनों से है। रजत क्रांति अंडा भी है और मुर्गी पालन भी है। अगला है कृष्ण क्रांति यानी काली क्रांति। कृष्ण क्रांति, काली क्रांति, ब्लैक क्रांति, ये है पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम कहिए या बायोडीजल कहिए। तो पेट्रोलियम पूछे या बायोडीजल पूछे तो ये कृष्ण क्रांति से संबंधित है। अगला है स्वर्ण रेशा क्रांति, ये है स्वर्ण क्रांति और यह है स्वर्ण रेशा क्रांति।
ये है जूट उत्पादन से। अगला है गोल क्रांति, ये है आलू उत्पादन। अगला है सदाबहार क्रांति, ये है जैव तकनीक यानी बायोटेक्नोलॉजी। जो भी बायोलॉजी में नए नई खोज होते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो जैव तकनीकी सदाबहार क्रांति के तहत। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति खाद्य तेल एवं तेलहन, जो भी तेलहन का उत्पादन होता है वो पीली क्रांति के तहत उसको हम लोग रखते हैं। लाल क्रांति, लाल क्रांति दो है, एक टमाटर है और एक मांस है। याद रखिएगा आप लोग, टमाटर भी और मांस का उत्पादन भी दोनों लाल क्रांति के अंतर्गत आता है। अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। अगला है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति मतलब नदी जोड़ो परियोजना। जितने भारत में नदियां हैं एक दूसरे से जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो उस परियोजना को, नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति के तहत लाया गया है। अगला है भूरी क्रांति, इस चमड़ा से है और कोको उत्पादन से है। अगला है धूसर क्रांति, यह है उर्वरक से। कहीं कहीं भूरी क्रांति को उर्वरक दे देता है, इसलिए अगर क्वेश्चन में धूसर क्रांति नहीं रहे और क्वेश्चन पूछ दे कि उर्वरक उत्पादन किससे संबंधित है और उस ऑप्शन में भूरी क्रांति रहे तो लोग भूरी क्रांति सही कर सकते हैं, अगर दूसरा क्रांति नहीं रहे तो। अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति। इंद्रधनुषीय क्रांति का मतलब भी हुआ कि जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, मतलब जो ऊपर आप लोग क्रांति 17 क्रांति जो बता चुके हैं, तो उन सभी क्रांतियों की निगरानी करता है इंद्रधनुषीय क्रांति, सभी क्रांतियों का निगरानी करता है। अब थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में जान लेते हैं कि हरित क्रांति का क्या है, कब से प्रारंभ हुआ, कहाँ प्रारंभ हुआ। तो हरित क्रांति के बारे में हम लोग फैक्ट के तहत देखेंगे कि कैसे इनमें कितने फैक्ट हैं। तो देखिए, पहला जो फैक्ट है, इसका जो प्रारंभ हुआ हरित क्रांति का, ये 1960 में हुआ। पहला 1960 के दशक में, याद रखिएगा 1960 के दशक, मतलब 60 के दशक का मतलब ये हुआ 1960 से लेकर 1970 के बीच में। जब भी आप लोगों से दशक पूछे, जैसे कह दे कि 1990 का दशक, तो 1990 से 2000 के बीच में। 1970 का दशक, तो 1970 से 1980 के बीच में, ये आप लोग याद रखिए। तो 1960 के दशक में यानी 1966-67 में हरित क्रांति भारत में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे भारत के? चिदम्बरम सुब्रमण्यम। चिदम्बरम सुब्रमण्यम भारत के कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। अब अलग एक पॉइंट है कि अमेरिकी वैज्ञानिक, आखिर हरित क्रांति को प्रारंभ किसने किया? भारत से तो हुआ नहीं, ये अमेरिका से हुआ। ये किए थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के थे। यहाँ पर हम लिख चुके हैं अमेरिका। ये क्वेश्चन पूछ चुका है CGL 2 के PT में कि ये किस देश के थे, जो पीछे आप लोगों को बता चुके हैं, ये अमेरिका से थे। अमेरिकी वैज्ञानिक जो नॉर्मन बोरलॉग थे वो अमेरिका से थे, तथा जो भारतीय वैज्ञानिक थे MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछ दे तो MS स्वामीनाथन। अगर ऐसे केवल सिंपल पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग। इसलिए याद रखिएगा आप लोग, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द, जो हरित क्रांति शब्द है, इसका प्रथम प्रयोग किसने किया? तो विलियम गैड। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन क्वेश्चन सारे स्टूडेंट जान चुके हैं, सारे स्टूडेंट को ये पता है, लेकिन ये बहुत कम स्टूडेंट को पता है विलियम गैड। इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग विलियम गैड ने किया। ये USA के यानी अमेरिका के थे। अगला पॉइंट, मेक्सिको में गेहूं पर प्रयोग। हरित क्रांति जो था वो मेक्सिको जो देश है, अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका महादेश है, उसमें मेक्सिको जो देश है, वहाँ पर गेहूं के उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुई। वो नॉर्मन बोरलॉग की देन थी। उच्च किस्म की गेहूं का इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया और उस गेहूं के ही चलते हरित क्रांति पूरे विश्व में फैली। तो इसका प्रयोग जो था गेहूं पर किया गया और ये मेक्सिको में किया गया। एक शब्द आता है HYV, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, इसलिए आप लोग HYV का नाम याद रखिए। एक होता है HIV, वो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ना है। यह है HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटीज मतलब उच्च उत्पादकता किस्म। ये गेहूं के लिए था। उच्च उत्पादकता की जो किस्में थी गेहूं की, उसका प्रयोग नॉर्मन बोरलॉग ने किया था मेक्सिको में। तो आप लोगों ने देखा कि अभी दो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताया, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट थे क्रांति संबंधित, आप लोगों ने देख लिया। हाँ, आप लोग जो PDF की जो मांग कर रहे थे,
तो मैं सारे जो ये नोट्स है मेरे पास बनाया हूँ, तो ये सारे नोट्स आप लोग को PDF में आप लोग को डाल दिया जाएगा। चैनल के सब्सक्रिप्शन में आप लोग देखिएगा, उसमें ये डाल दिया जाएगा, आप लोग उसे निकाल सकते हैं या उसको देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही हमको मेहनत लगा, बहुत सारे किताब का मैंने प्रयोग किया। देख सकते हैं आप लोग किताब का ये जो लिस्ट है, ये भारतीय भूगोल है, ISPCS PT का है ये किताब बहुत पढ़ने के बाद ये गंदा हो चुका है, ये है देखिए। उसके बाद ये देखिए महेश कुमार बनवाल की है, यही बहुत पुरानी किताब है, एक समग्र अध्ययन जो है ये ऐसी किताब है। उसके बाद एक और किताब है ज्ञान भूगोल, ज्ञानचंद्र यादव का ये भूगोल है, इसको भी है। तो कहने का मतलब है एक भूगोल ये है परीक्षावाणी का, समान अध्ययन परीक्षावाणी, ये भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी। और एक ये किताब है भारत का भूगोल, पेरियार पब्लिकेशन का है, ये भी भारत का ही भूगोल है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप लोग को ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे किताबों का ये संग्रह है, संकलन है। इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक धैर्य से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। आप लोग को सचिवालय का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा GS का कि आप लोग को छूट सके। मैं ये मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि एक भी क्वेश्चन PT का न छूटे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 क्वेश्चन तो हो गया, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है जो प्रथम स्नातक स्तरीय PT परीक्षा में पूछा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है जो प्रथम स्नातक स्तरीय PT में पूछा है 18/12/2011 को, वो था, अब हम लोग सीमा से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि उससे संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। भारत चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है? तो मैकमोहन रेखा। मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी। अभी कोई पैटर्न समझिए, मैं पैटर्न समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस हम लोग करेंगे, जैसे अभी हम लोग एनालिसिस किया, अभी इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझिए। तो भारत चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा पूछ दिया। मैगिनॉट रेखा किस देश के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी प्रथम स्नातक स्तरीय। इससे संबंधित और क्वेश्चन कहाँ पूछे हैं इसको देखिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है, ये क्वेश्चन पूछा है प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस में पूछा है। वो PT में पूछा है, ये मेंस में पूछ दिया। ये चीन, एक तो भारत हुआ और एक चीन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा ये पूछा है द्वितीय स्नातक स्तरीय PT परीक्षा 23 फरवरी 2015 को पूछ दिया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा क्या है? तो मैगिनॉट, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रथम स्नातक स्तरीय में मैगिनॉट। ये पूछ दिया प्रथम इंटर स्तरीय PT पुनर्परीक्षा 10/12/2018 को। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उसको हम लोग एक जगह संकलन करके देखते हैं कि कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की ओर, आप लोग देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा, इसमें पहला है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, दूसरा है डुरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए कि कहीं कहीं भारत और अफगानिस्तान दे देता है, तो भारत नहीं होगा, क्योंकि जब डुरंड रेखा का निर्माण हो रहा था 1896 में, उसमें पाकिस्तान तो कोई देश था नहीं, तो उसमें भारत ही था। तो वास्तव में तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के लिए ही बना था, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ और भारत से पाकिस्तान टूट गया तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रह गया। इसलिए डुरंड रेखा पूछे तो बेधड़क पाकिस्तान और अफगानिस्तान सही कीजिएगा, भारत और अफगानिस्तान सही कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए कि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत बांग्लादेश पूछ दे तो रेड क्लिफ ही होगा, क्योंकि रेड क्लिफ रेखा जब निर्माण हुआ था उसमें बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो जो आज हम लोग पाकिस्तान देख रहे हैं, जो हम लोग के पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बगल में है, वो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश आज है वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। इसलिए रेड क्लिफ रेखा जो बनाया गया था तो बांग्लादेश की भी यहाँ पर खींची गई रेखा और उधर पाकिस्तान जो आज मौजूद है उसके भी रेखा खींची गई।
इसलिए रेड क्लिफ रेखा भारत बांग्लादेश भी हो सकता है और भारत पाकिस्तान भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देगा आप लोगों को, भारत बांग्लादेश देगा और ऑप्शन में रेड क्लिफ देगा, तो आप रेड क्लिफ सही कर दीजिएगा। अगला है 24वीं समांतर रेखा, ये भी भारत पाकिस्तान के बीच है। भारत पाकिस्तान के बीच है 24वीं समांतर रेखा, रेड क्लिफ रेखा और 24वीं समांतर रेखा। तो सवाल उठता है कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर है, 24वीं समांतर रेखा कहाँ पर है। तो रेड क्लिफ रेखा जो हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान और पंजाब जम्मू कश्मीर की जो एरिया है, उसको जो एरिया पाकिस्तान जो सटा हुआ है, उस एरिया को रेड क्लिफ रेखा से डिवाइड किया गया है। और 24वीं समांतर रेखा जो गुजरात का एरिया है, कच्छ का जो क्षेत्र है, तो कच्छ का जो क्षेत्र होता है उस 24वीं समांतर रेखा से भारत पाकिस्तान से सटा हुआ है। इसलिए इसे भी कन्फ्यूज मत कीजिए आप लोग, 24वीं समांतर रेखा भी भारत पाकिस्तान है और रेड क्लिफ रेखा भी भारत पाकिस्तान है और भारत बांग्लादेश है। ये कंप्लीट हुआ। 17वीं समांतर रेखा, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। हिंडनबर्ग रेखा तथा ओडरनिसे रेखा, ये जो दोनों रेखाएं हैं हिंडनबर्ग और ओडरनिसे, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग और ओडरनिसे दोनों अगर पूछे तो जर्मनी और पोलैंड। अगला है मैगिनॉट तथा सिजफ्राइड, याद कर लीजिए, मैगिनॉट और सिजफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। अगला है मेनरहिन रेखा, ये है रूस और फिनलैंड। आप लोगों को इतने ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा पढ़ना है क्योंकि इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और इधर जो क्वेश्चन है इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए अंतर्राष्ट्रीय रेखा से संबंधित। तो अभी हम लोगों ने BSSC CGL 1 यानी प्रथम स्नातक स्तरीय PT परीक्षा का जो क्वेश्चन देख रहे थे भूगोल के अंतर्गत, तो भूगोल के अंतर्गत 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 9 क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन का एनालिसिस किए। अभी आप लोगों ने देखा कि 9 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर चुके, बाकी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो 5 क्वेश्चन का एनालिसिस आज तो नहीं कर पाएंगे, 5 क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कल करेंगे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी से संबंधित 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्क्राइब किए। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अच्छा लगा तो उसमें लिखिए कि हाँ सर अच्छा लगा, और आप लोगों को और किस तरह से चाहिए ये भी आप हम लोग को बताइए कि और हम आप लोग के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी हम से बन पड़ेगा आप लोगों को जरूर करेंगे। और PDF का जहाँ तक बात है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग कल फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अगले डिस्कशन की तरफ हम लोग कल चलेंगे। जो 5 क्वेश्चन बच गए हैं। धन्यवाद।